हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 49 जो कि रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना, रेलवे के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 48 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 49 करेंगे। शीर्षक है राष्ट्र आय और बजट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, राष्ट्र आय और बजट में पहला पॉइंट क्या कहता है, ये देखिए। पहला पॉइंट कहता है कि भारत के राष्ट्र आय का आकलन करने वाले संस्थान है। कौन से संस्थान है? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन थी। ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया, फिर ग्रुप डी में पूछा गया, फिर यूपीएसएससी में पूछा गया है, फिर जेई तकनीकी में पूछा गया है। ये देखिए काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है। यूपीपीसीएस में पूछा गया है, मेंस में, फिर ये देखिए 2006 में। ठीक है, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक है। कौन सा है? याद रखेंगे। ये देखिए आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक जो कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में निरंतर वृद्धि है। याद रखेंगे। एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में, फिर एमटीएस में भी पूछा गया, फिर एमटीएस में पूछा गया, फिर यूपीपी कॉम ऑपरेटर में पूछा गया, फिर एसएससी जेई में पूछा गया। तो याद रखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है 2022 और 23 का सरकारी बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष जो कि 2022 और 23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर कितनी है? तो याद रखेंगे उस समय थी 9.2%। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर ग्रुप डी में पूछा गया, फिर ग्रुप डी में पूछा गया। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है बजट की पोषणा के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द क्या है? तो याद रखेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है, यूपीएसआई के बैच में भी पूछा गया और सीजीएल में भी पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है नेट नेशनल प्रोडक्ट जो कि एमएनपी है। क्या है वो? एमएनपी इक्वल टू जीएनएपी, जो कि डिप्रिसिएशन जो मूल्य ह्रास होता है, जो घटता है। ह्रास मतलब होता है घटना। एनटीपीसी में पूछा गया है, फिर सीजीएल में भी पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था किसके थ्रू? याद रखेंगे आर.के. षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया है। कब किया गया है? याद रखेंगे 1964 के बाद से कर दिया गया था। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। अगले पॉइंट में कहता है किसी कर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या फिर साधित मूल्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यथार्थ प्रेरक कहा जाता है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है परिवर्ती अनुपात के नियम क्या क्या हैं, उनके कारण अल्पकालिक सीमांत लागत वक्र जो कि यू आकृति का होना चाहिए। ठीक है, ये प्रवृत्ति अनुपात के नियम है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में पूछा गया है। आगे जानेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो संयोजक एक वक्र होता है, जो एक ग्राफ पर अंकित होने पर उन दो कारकों के सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक दिए गए आउटपुट का उत्पादन करते हैं। ठीक है, उस संयोजक का एक वक्र होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं राइट साइड में अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट में कहता है ये देखिए जब सभी इनपुट में अनुपातिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप आउटपुट में बड़े अनुपात में वृद्धि होती है तो उत्पादन फलन प्रदर्शित करता है। किसमें? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को। याद रखेंगे एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि समष्टि अर्थशास्त्र है, विश्लेषण में उपभोग फलन, कुल उपभोग और शकल के बीच में संबंध का वर्णन करता है, जो कि राष्ट्रीय आय है। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। आगे पॉइंट में कहता है वह उत्पादन चक्र जो कि अल्पावधि उत्पादन कहलाता है, जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है उत्पादन की सीमांत लागत जो कि एक अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। एक में पूछा गया है, याद रखिए। ये देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में कहता है उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वामित्व वाले आगतों की लागत का अभिप्राय क्या होता है? तो याद रखिए अंतर्निहित लागत होता है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, अर्थशास्त्र से ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बजट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन से। एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों मध्य का संबंध है। ठीक है, फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों का, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है। क्या नहीं है? याद रखेंगे जनसंख्या वृद्धि समग्र मांग का भाग नहीं है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है समष्टि अर्थशास्त्रीय विश्लेषण में सीमांत बचत प्रवृत्ति जो कि क्या दर्शाती है? किसी व्यक्ति के आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी बचत में परिवर्तन दर्शाती है। ठीक है, ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में।
आगे अगले पॉइंट में कहता है आई में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर कहलाती है, क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में कहता है किसी वस्तु या फिर सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्टि या फिर लाभ उपयोगिता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आप कहोगे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है, जो कि ग्रुप डी में भी पूछा गया है 2022 में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में जानेंगे अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनीय लागत डिवाइड होता है उत्पादित उत्पादन की इकाई से, तो इक्वल टू बराबर क्या निकल जाता है? तो औसत परिवर्तनीय लागत निकल जाता है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है देखिए 2022 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है अनधिमान वक्र की प्रवणता मापी जाती है किससे? प्रतिस्थापन के सीमांत दर द्वारा मापी जाती है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, बजट से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे कुछ पॉइंट है बजट में, देख लीजिए क्या क्या है। यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखेंगे यह औसत उत्पादन से कम हो जाएगा। ठीक है, कब? ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, मतलब नेगेटिव होती है, तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा। ठीक है, धनात्मक होती है तब। ठीक है, याद रखेंगे ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है जब तक एमपी यानी फिर सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पाद क्या रहता है? तो याद रखेंगे बढ़ना जारी रहता है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता के दिए गए वस्तुओं की कीमतों, रुचियों और अन्य डिमांडों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है को उस वस्तु की कहते हैं मांग। ठीक है, मांग कहते हैं, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है, ये देखिए 2022 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में कहता है अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद इक्वल टू कुल उत्पाद प्लस क्या होता है? श्रम होता है। ठीक है, ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है अर्थशास्त्र में। अगले पॉइंट में कहता है औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत के योग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? औसत लागत कहा जाता है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है यह व्यवसाय चलाने के दौरान मजदूरी, किराया और सामान के लिए दूसरों को किया जाने वाला जो प्रत्यक्ष भुगतान होता है वो होता है सुनिश्चित लागत, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है वह कीमत जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है, वो होती है संतुलन कीमत, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। आगे जानेंगे पॉइंट पे स्थिर पैमाना का प्रतिफल, जो कि CRS उत्पादन फलन की एक विशेषता है, और यह तब होता है जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि के फलस्वरूप निर्गत में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। आगे जानेंगे अगले पॉइंट में कहता है कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं, क्या क्या होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता होती है। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है अल्पकालीन औसत लागत, जो कि औसत परिवर्ती लागत प्लस औसत नियम लागत के बराबर होती है, ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है उत्पाद के चरण 2 में सीमांत उत्पाद का वह ऋणात्मक क्षेत्र में गमन करता है, याद रखेंगे किसमें? चरण 2 में, जो कि ग्रुप डी में भी पूछा गया 2022 में, सीमांत उत्पाद का। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है परिवर्ती निवेश की उत्पादन की प्रति इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, किसको? याद रखेंगे औसत उत्पाद को परिभाषित किया जाता है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बजट से रिलेटेड। इस उत्पादन में फलन में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, जो कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में होते हैं, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में कहता है कि पूर्ति चक्र जो पूर्ति चक्र पर वह बिंदु जिस पर कोई भी फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है कहलाती है क्या? ब्रेक इवन बिंदु कहलाती है, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया 2013 में, याद रखेंगे। अगले पॉइंट में कहता है सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर मांग वक्र लोचदार होता है, और सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर यह बेलोचदार होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग पॉइंट है, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन में विभाजन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? याद रखेंगे मांग की कीमत लोच को। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में कहता है वह गुणक सिद्धांत, क्या है? वह गुणक सिद्धांत जिसमें वह वर्णन किया गया है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी ही समृद्ध होगी, जो कि किन्सियन गुणन कहते हैं, एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है निवल मूल्य, जो कि नेट वर्थ का सूत्र क्या है? याद रखेंगे निवल मूल्य बराबर होता है परिसंपत्तियां माइनस देयताएं से, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में कहता है आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या फिर सेवा के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को जाना जाता है, किसे? उत्पादन के घटक रूप में जाना जाता है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2012 में।
आगे जानेंगे अगले पॉइंट में, कहता है चर इनपुट के प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है किसको? याद रखेंगे औसत उत्पाद को किया जाता है, जो अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, 2022 में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में, एक सेकेंड, ये रहा अगले पॉइंट में क्या है ये देखिए। अगले पॉइंट में कहा जाता है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? याद रखेंगे उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है किसी वस्तु या फिर सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? ऊपरी सीमा को कहा जाता है अंतिम सीमा मूल्य, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को कहते हैं उपभोक्ता अधिशेष, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया 2016 में। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता हो जाती है, क्या हो जाती है? वो जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, कहता है कि एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या फिर नए पूंजी निर्माण द्वारा गाई जाती है, जिसमें शुद्ध निवेश बराबर होती है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास रूप में एक व्यक्त किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास होता है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। आगे बढ़ेंगे, क्या कहता है पॉइंट में? कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को जाना जाता है किस नाम से? याद रखेंगे कुल लागत के रूप में जाना जाता है, जो कि ग्रुप एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है उत्पादन के प्रति यूनिट कुल लागत औसत लागत के नाम से जानी जाती है। उत्पादन के प्रति यूनिट कुल लागत जो है किसके नाम से जानी जाती है? औसत लागत के नाम से, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। अगले पॉइंट में कहता है अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सार्वजनिक प्रयुक्त माप है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद होती है, जीडीपी। याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बजट से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट कहता है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी किसी थी? अल्प विकसित और शुद्ध थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद था कितना था? याद रखेंगे 12.7 लाख करोड़ था, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है प्रयोज्य आय वह धन है जो किसी व्यक्ति के आय में से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है, जो कि प्रयोज्य आय होता है। ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। जब हम एमएनपी निवल राष्ट्रीय उत्पाद को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय, जो एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है साम्य राष्ट्रीय आप तब होती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग के बराबर होती है, जो कि एनटीपीसी 16 जून 2022 को पूछा गया है। ओके, याद रखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बजट से रिलेटेड। आगे जानेंगे अगले पॉइंट को। अगले पॉइंट में कहता है कि हमें सकल घरेलू उत्पाद, जो कि जीडीपी है, का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि तैयार माल के मूल्य से पहले ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द जो होता है वो राजकृष्ण ने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। याद रखेंगे राजकृष्ण ने गढ़ा था, किसका नाम? वृद्धि दर का नामक। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। कहता है वह क्षेत्र जो भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है वो कौन सा क्षेत्र होता है? याद रखेंगे तृतीय क्षेत्र जो होता है वो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। अगले पॉइंट में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2020 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है सकल घरेलू उत्पाद, जो कि जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान क्या होता है? एक देश के भीतर सभी तैयार वस्तुओं और दी गई सेवाओं का कुल एक मूल्य है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? एनडीपी का फुल फॉर्म बताना है तो आपको बताना है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो कि आरआरबी जेईई में पूछा गया है 2019 में। अगले पॉइंट में कहता है भारत में राष्ट्र आय को बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के पदों पे मापा जाता है, कब पूछा गया? 2019 में पूछा गया है। ठीक है, आगे जानेंगे। राइट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये देखिए। पॉइंट्स में कहता है सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होते हैं तो आय और व्यय के बीच में अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? याद रखेंगे बजट घाटा कहा जाता है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? तो आप कहेंगे साख नियंत्रण शामिल नहीं है वित्तीय बजट में, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, कब? 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का अर्थ होता है, क्या होता है? जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक होता है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में। जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? आप कहोगे सार्वजनिक व्यवस्था कहा जाता है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है,
याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है वित्तीय वर्ष को बदल कर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला जो पहला भारतीय राज्य है वो क्या है, वो कौन सा राज्य है? याद रखेंगे वो मध्य प्रदेश राज्य है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। अगले पॉइंट में कहता है वित्तीय वर्ष से लंबित मतदान के हिस्से के लिए लोकसभा द्वारा किए गए अनुमानित व्यय के लिए अनुदान कहा जाता है। किसका कहा जाता है? याद रखेंगे लेखा अनुदान कहा जाता है, जो कि कब पूछा गया है? एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है केंद्रीय रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ प्रस्तावित वित्त वर्ष कहा गया था। कब? 2017 से लेकर 18 तक। एनटीपीसी में पूछा गया 2017 तक। याद रखेंगे भारत के बजट में पाटे का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? याद रखेंगे राजकोषीय घाटा होता है, वो पाटे का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। वित्तीय वर्ष क्या होता है? यानी फिस्कल ईयर, जब सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष होता है वित्तीय वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे सारे के सारे बजट से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। औसत आय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? औसत आय को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति की कितनी आय होती है। शुद्ध घरेलू उत्पाद जो एनडीपी होता है की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण कौन करता है? तो याद रखेंगे जीडीपी करता है, मूल्यह्रास होता है। ठीक है, व्यक्तित्व प्रयोज्य आय क्या होता है? व्यक्तित्व कर आयदगी गैर अदायगी होता है। याद रखेंगे जीएनपी का अर्थ होता है क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म है। पहला भारतीय बजट का पेश किया गया था, याद रखेंगे 1952 में पेश किया गया था। किसने? सी.डी. देशमुख द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, अब बजट से रिलेटेड कुछ क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे जो हमें याद रखने हैं। क्या है ये देखिए। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम क्या होती है? जो ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीडीपी होता है। परिभाषा एक देश की सीमाओं में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। मतलब इसका क्या है? उपभोग व्यय होता है। सी का मतलब, आई मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश। जी मतलब सरकारी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद एक्स मतलब निर्यात होता है, एक्सपोर्ट। और एम मतलब आयात होता है, इम्पोर्ट। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट में कहता है राजकोषीय घाटा क्या होता है? ये देखिए परिभाषा क्या है इसकी। सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच का अंतर होता है राजकोषीय घाटा, जो कि इसका फॉर्मूला है फिस्कल डिफिसिट और इक्वल टू बराबर होता है टोटल एक्सपेंडिचर और माइनस करना है टोटल रेवेन्यू से। ठीक है, याद रखेंगे। और प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कुल राष्ट्रीय आय का जनसंख्या पर विभाजन, मतलब पर कैपिटल इनकम इक्वल टू बराबर होता है नेशनल इनकम बटे पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, याद रखेंगे। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? एनडीपी का फुल फॉर्म होता है। याद रखेंगे जीडीपी से पूंजी उपभोग घटाने पर प्राप्त होता है। फॉर्मूला होता है एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशंस। ठीक है, व्यक्तिगत प्रयोजक आय क्या होता है? व्यक्तिगत आय से कर घटाने के बाद की शेष वर्जीय आय। इसका फॉर्मूला होता है डिस्पोजल पर्सनल इनकम 3/4% पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस के साथ। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या होता है? याद रखेंगे राष्ट्रीय उत्पादन का कुल मूल्य होता है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है, जो कि फॉर्मूला होता है जीएनपी को बराबर होता है जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेश से आने तक। अब जानेंगे बजट के बारे में। बजट क्या कहता है? बजट कहता है बजट पेश करने का इतिहास क्या कहता है? याद रखेंगे पहला बजट जो है वो 1860 में प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आर.के. षणमुखम शेट्टी ने द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है? सरकार का वार्षिक आय और व्यय का एक लेखा जोखा होता है। पूंजी बजट क्या है? लंबी अवधि के निवेश और संपत्ति के लिए बजट को पूंजी बजट कहते हैं। और शून्य आधारित बजट क्या होता है? प्रत्येक वर्ष नए सिरे से बजट को निर्माण करना, उसको कहते हैं शून्य आधारित बजट। ठीक है, याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बजट से रिलेटेड। आगे जानेंगे आर्थिक अवधारणाएं, जो कि इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है। औसत आय जो परिभाषा कुल आय का जनसंख्या पर विभाजन है। सूत्र क्या है इसके? एवरेज इनकम बराबर होता है टोटल इनकम बटे पॉपुलेशन के साथ। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो कि एमपीसी होता है, क्या है? आय में वृद्धि से उपभोग में वृद्धि। सूत्र यानी फॉर्मूला क्या है? एमपीसी माइनस आईसी बटे आई वाई। आईसी का मतलब होता है उपभोग में परिवर्तन और आई वाई का अंतर होता है आई में परिवर्तन। ठीक है, आगे जानेंगे अगले पॉइंट में। कहता है वित्तीय नीति जो फिस्कल पॉलिसी होता है, राजकोषीय नीति क्या है? उसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और विकास का उद्देश्य होता है। उपकरण इसका कर, व्यय और उधार होता है। बजट घाटा क्या है? परिभाषा कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच का एक अंतर होता है। सूत्र होता है बजट डिफिसिट और टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू के साथ। आर्थिक सर्वेक्षण क्या है इसके? आर्थिक सर्वेक्षण में पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुति जो होती है वो 1950 से लेकर 1951 में हुई थी।
पहला आर्थिक सर्वेक्षण। दूसरा सकल घरेलू उत्पाद कब हुई थी? इसका महत्व आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक होता है। भारत में बचत, जो कि मापा सकल बचत द्वारा किया जाता है। योजना आयोग, जो अभी कहते हैं नीति आयोग, स्थापना हुई थी 1950 में और नीति आयोग में परिवर्तन कब किया गया था? याद रखेंगे 2015 में इसको बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। कराधान क्या होता है? कराधान मतलब टैक्स देना। आयकर अधिनियम, जो कि 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और वस्तु एवं सेवा कर, जो जीएसटी लगाया गया था, कब से? 1 जुलाई 2017 से लगाया गया था। और सेवा कर मतलब होता है, ये कब हुआ था? परिवर्तन हुआ था 1994 में। ठीक है, याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये राष्ट्रीय आय और बजट से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।